Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about one nation, one election, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, इसको पहले समझते हैं. देखिए क्या है ये कॉन्सेप्ट, इसको बाद में देखेंगे. पहले समझते हैं कि इसको पहली बार प्रपोज कब किया गया था. तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में इसको प्रपोज किया था कि हमें पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. और तब से इस चीज़ को बार बार डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो जरा समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, जिसको हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन कॉन्सेप्ट नाम से भी जानते हैं. तो इसको एकदम सरल तरीके से अगर मैं बताऊं तो आपको एक बात तो पता होगा कि हमारे देश के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस अलग होते हैं. जैसे पिछला लोकसभा का इलेक्शन मई 2019 में हुआ था. अलग अलग राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल अभी हमारे स्टेट असम में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का या साइमल्टेनियस इलेक्शन का, ये कहता है कि सारे जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हैं या लोकसभा के जो इलेक्शन हैं उनको एक साथ कराया जाए, एक बार में कराया जाए. इससे फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए वोटर जब जाता है बूथ पे, वोटिंग बूथ पे, तो एक बार में सारे वोट देकर के आ जाएगा कि लोकसभा के लिए मैंने इनको वोट दिया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इनको वोट दिया. अदरवाइज हर कुछ दिनों पे इलेक्शंस आते ही रहते हैं. तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया वन नेशन वन इलेक्शन या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन. अब अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की जाए तो हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन से ही शुरुआत हुई थी. 1952 में पहली बार हर जगह लोकसभा के इलेक्शंस प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन साथ में ही हुए थे. फिर 57 में भी साथ हुए 5 साल बाद, फिर 62 में साथ हुए 5 साल बाद, 67 तक अगर बात की जाए तो ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये फॉलो किया गया पूरे इंडिया भर में. हर जगह जो लोकसभा के इलेक्शन होते थे साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस हो जाते थे. तो आखिर क्यों ये साइकिल टूट गया, क्यों लोकसभा के इलेक्शंस अलग लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस अलग अलग होने लगे, उसके पीछे कारण है प्री मैच्योर डिसोल्यूशन. आपको एक बात तो अच्छे से पता है कि नॉर्मली जब एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा इलेक्ट हो जाती है तो 5 साल के लिए रहती है और उसमें जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उस पार्टी की सरकार 5 साल तक रहती है. लेकिन 1967 ऑनवर्ड्स देखा जाने लगा कि कई स्टेट्स में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती ही नहीं थी और इस कारण से वो लोग कोलिशन सरकार बनाते थे, मिला जुला करके सरकार बनाते थे और वो सरकार जो है वो 5 साल चल नहीं पाती थी. उसके पहले ही उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा दिया जाता था क्योंकि कोई एक पार्टी जो सपोर्ट कर रही थी वो अपना सपोर्ट वापस खींच लेती थी और सरकार गिर जाती थी. तो दैट लेड टू प्री मैच्योर डिसोल्यूशन. और प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, सरकार गिरने के बाद अगर कोई भी पार्टी सरकार ना बना पाए तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग करना पड़ता है. या लोकसभा के केस में भी यही है कि अगर कोई भी सरकार ना बना पाए तो लोकसभा को भी डिसॉल्व करना पड़ता है और फिर से इलेक्शन कराया जाता है. तो इसको कहते हैं प्री मैच्योर डिसोल्यूशन. और प्री मैच्योर डिसोल्यूशंस होने लगे 1967 ऑनवर्ड्स. तो इसी कारण से धीरे धीरे ये जो साइकिल है वो टूट गया और असेंबलीज के इलेक्शंस अलग होने लगे और पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस अलग होने लगे. और जब से ये साइकिल टूटा है तब से बातें चल रही हैं कि वापस से इस साइकिल को एक साथ लाया जाए और इसके फेवर में कई सारे रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुए हैं. हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने तो कहाँ ही कहाँ है. उसके अलावा 1983 में इलेक्शन कमीशन ने भी एक इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था. 1999 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था. तो जरा देखते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं. तो थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं. ऑफ कोर्स फ़ायदे तो कई सारे हैं. इनॉर्मस कॉस्ट विल बी सेव्ड.
आप देखिए हर कुछ दिनों पे इलेक्शन होता है, फिर इतने आर्म्ड फोर्सेस बुलाने पड़ते हैं, इलेक्शन बूथ लगाना पड़ता है। आप सोचो कि सारे इलेक्शंस अगर एक साथ हो जाए तो खर्चा तो बचेगा। उसके अलावा जो हमारी सरकारें हैं, दे कैन फोकस ऑन गवर्नेंस, अदरवाइज दे कीप ऑन एंगेज्ड इन इलेक्शन कैंपेन। अब आप देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पे ये अक्सर सवाल उठता है कि आप तो हर स्टेट में घूमते रहते हैं, आप हर स्टेट में हर 4-6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन आ जाता है और आप वहाँ घूमने लगते हैं, वहाँ कैंपेन करने लगते हैं, तो फिर आप गवर्नेंस पे ध्यान कैसे देंगे? तो आपको डायरेक्टली किसी भी लीडर का नाम नहीं लिखना है आंसर में, लेकिन आपको ये पॉइंट लिखनी है कि दिस विल हेल्प द रूलिंग पार्टी टू फोकस ऑन गवर्नेंस इंस्टीड ऑफ गेटिंग इंगेज्ड इनटू इलेक्शन कैंपेन। ये जो सेकेंड वेव है कोविड का, इस पे भी तो मीडिया इसी तरह से क्रिटिसाइज़ कर रही थी सरकार को कि हमारी सरकार तो बिजी थी बंगाल में कैंपेन करने में, तमिलनाडु में कैंपेन करने में, असम में कैंपेन करने में, और उन्होंने कोविड के लिए प्रिपरेशंस किए नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है टैकल होंगी, लेकिन डायरेक्टली आप क्रिटिसिज्म नाम लिख करके मत करना कि हमारी सरकार अभी सेकेंड वेव के इसलिए आया क्योंकि हमारी सरकार कैंपेन में बिजी थी, ये मत करना। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन विल आल्सो बूस्ट वोटर टर्नआउट, और ये कहा था लॉ कमीशन ने अपने 1999 के रिपोर्ट में। लॉ कमीशन ने कहा कि लोग भी परेशान हो जाते हैं, हर 6 महीने 1 साल पे इलेक्शन आ जाता है और इस कारण से लोग वोट नहीं करना चाहते। और अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन आए, सारे लोकसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से एक साथ हों, तो लोग भी जाएंगे वोट करेंगे क्योंकि उस इलेक्शन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा और वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। लेकिन क्या डिसएडवांटेजेज हो सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के, वो भी ज़रा समझते हैं। तो समझिए, जो नेशनल इश्यूज होते हैं और जो लोकल इश्यूज होते हैं वो अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, नेशनल मुद्दा हो सकता है हमारा सिक्योरिटी, कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो सिक्योर्ड रहे, कश्मीर के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। नेशनल मुद्दा हो सकता है कि ओवरऑल पूरे इंडिया भर में इकोनॉमिक ग्रोथ आए। तो नेशनल मुद्दा हो सकता है कि कहीं पे कोई रिलीजियस प्लेस बने। तो ये सब नेशनल मुद्दे हैं। लेकिन स्टेट्स के लोकल मुद्दे अलग होते हैं। लोकल मुद्दे जैसे कि हमारे यहाँ पे सड़क ठीक है कि नहीं, पानी सप्लाई है कि नहीं, बिजली सप्लाई है कि नहीं। तो दिक्कत क्या होती है कि अगर दोनों लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस एक साथ होने लगे तो नेशनल और लोकल मुद्दे मर्ज हो जाएंगे और फिर जो है वो नेशनल मुद्दे डोमिनेट करेंगे लोकल मुद्दों के ऊपर, और फिर जो लोग वोट करेंगे वो नेशनल मुद्दों से ड्राइव होकर के वोट करेंगे, लोकल इश्यूज़ को नेग्लेक्ट किया जाएगा। तो जब आप वोट करने जाएंगे तो आप उस टाइम में ये तो नहीं सोचेंगे कि इंसान इतना लॉजिकली तो सोचता नहीं है कि नहीं सेंटर में मैं इस पार्टी को वोट करूँगा, लेकिन अपने स्टेट के अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस आदमी को वोट करूँगा क्योंकि स्टेट में लोकली ये अच्छा है, सेंटर में वो अच्छा है। तो ये एप्रीहेंशन रेज किया गया कि इफ़ बोथ इलेक्शंस, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आर कंडक्टेड टुगेदर, national and local issues will merge together and national issues will take more preference, local issues will take a back seat। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि अगर इलेक्शन हर 5 साल में एक बार हो तो सरकारों की अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब समझ जाते हैं कि अब तो अगला इलेक्शन 5 साल बाद है, तो अब फिर 5 साल तक उनका जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम रहता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना अपने आप में एक इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। हमने शुरुआत तो की थी साइमल्टेनियस इलेक्शन से ही, लेकिन बीच में साइकिल टूट गया ना, तो अभी भी अगर हमने एक साथ शुरू कर दिया तो फिर से साइकिल टूट जाएगा। इट इज़ एन इम्प्रैक्टिकेबल आइडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी न किसी लोकसभा की या कभी ना कभी किसी न किसी लेजिस्लेटिव असेंबली की प्री मैच्योर डिसोल्यूशन तो हो ही सकती है, फिर साइकिल टूट जाएगा। तो क्या है इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंज, क्यों ये साइकिल टूट जाता है बार बार, उसको थोड़ा समझते हैं, और क्या इसके लिए सॉल्यूशन हो सकता है वो भी समझते हैं। तो देखिए, हमारा आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 कहता है कि लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल का टर्म होगा 5 ईयर का। ठीक वैसे ही आर्टिकल 172 सब क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली की पीरियड होगी 5 साल की। लेकिन ये लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिजॉल्व प्री मैच्योरली इवन बिफोर देयर साइकिल इज कंप्लीटेड, और तभी जाकर के साइकिल टूट जाता है। क्यों प्री मैच्योरली ये इनको डिजॉल्व किया जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया। अगर किसी भी सरकार के किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है और कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा है, उस केस में लेजिस्लेटिव असेंबली को या लोकसभा को प्री मैच्योरली डिजॉल्व करना पड़ता है, मतलब उनके 5 साल के पीरियड से पहले उनको डिजॉल्व करना पड़ता है। अब
इस कारण से ये जो साइकिल है वो बनने के बाद फिर टूट जाएगा। आज हमने साइकिल बनाया 5 साल का साइमल्टेनियस इलेक्शन का, 5 साल से पहले ही अगर कोई डिजॉल्व हो जाता तो ये फिर टूट जाएगा। इस साइकिल को अगर टूटने से हमें बचाना है तो हमें अपने देश में नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा चेंज करना होगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के कॉन्सेप्ट को चेंज करके वी विल हैव टू एक्सेप्ट और ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस। तो क्या है ये कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको समझते हैं। उसके पहले ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये जरूर जानते होंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, बट फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, 75 सब क्लॉज 3 में, कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। सिमिलरली स्टेट्स के लिए लिखा हुआ है कि जो स्टेट्स के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। इस टर्म का मतलब क्या है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब सरल तरीके से अगर बोला जाए तो दे इंजॉय मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से 50% से ज़्यादा मेंबर्स इनको सपोर्ट करने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कि हाँ हम इनके फेवर में हैं। ठीक वैसे ही स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं 50% से ज़्यादा इनको सपोर्ट करने चाहिए कि हाँ हम इनके फेवर में, या तो डायरेक्टली इनके पार्टी के हों या फिर कोई दूसरी पार्टी के भी हों जो इनको सपोर्ट कर रहे हों। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें तो कॉन्फिडेंस मोर देन 50% लोगों का सरकार के ऊपर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको जानने के लिए कभी कभार लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। कि मान लीजिए अभी एक मौजूदा सरकार है, असम सरकार ही है या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एनडीए की सरकार है, अगर अपोजिशन पार्टी को लगता है कि नहीं इन सरकार के पास लोकसभा में या यहाँ असम के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इस सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब इसके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं है, मतलब दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, अगर अपोजिशन पार्टी को ऐसा लगता है तो फिर अपोजिशन पार्टी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। अब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्टली हमारे संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन हमारे संविधान में लिखा है कि हमारी जो सरकार है उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन ये मोशन की बात कि अगर मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस नहीं है तो उनको कैसे हटाया जाए, ये मोशन वाली बात नहीं लिखी गई है। लिखा है कि बस कॉन्फिडेंस या मेजॉरिटी का सपोर्ट होना चाहिए। तो मेजॉरिटी का सपोर्ट है कि नहीं ये चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस हैज बीन ब्रॉट अंडर रूल 198 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। मतलब लोकसभा की अपनी एक किताब है, ये लोकसभा कैसे काम करेगा, उस किताब का नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस ऑफ लोकसभा। उस किताब के अंदर रूल नंबर 198 में लिखा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है अपोजिशन पार्टी अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है मैंने आपको बताई, दैट इज अ फ्लोर टेस्ट टू प्रूव मेजॉरिटी इन लोकसभा, कैन बी मूव्ड बाय एनी एमपी एंड दैट एमपी मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 एमपीज। Speakers decide the date of the debate and the date of the debate must be within 10 days of the moving motion. The ruling government has to resign if it loses the trust vote. तो अगर वोटिंग होगी और रूलिंग सरकार जो भी पार्टी है वो नया साबित कर पाए कि उनके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट है, मतलब 50% से ज़्यादा जो एमपीज है उनका सपोर्ट है, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो 50% से ज़्यादा एमएलएज का सपोर्ट है, अगर वो ना साबित कर पाए तो इसका मतलब ये होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और उस केस में उनको सरकार को रिजाइन करना होगा। अब दिक्कत क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट कर दें तब सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उसमें अपोजिशन को बस ये साबित करना है कि द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सपोर्ट ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोर। मान लीजिए कि अपोजिशन की एरिया है, अपोजिशन लीडर्स हैं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके इनको खाली ये साबित करना है कि जो भी सरकार में है इनके पास 50% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये है हमारे यहाँ का नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें दिक्कत क्या है कि अपोजिशन पार्टी सरकार तो गिरा देती है। अब सरकार गिराने के बाद अगर कोई भी सरकार ना बना पाया तो उस केस में लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ता है, प्री मैच्योर डिसॉल्व करना पड़ता है और फिर से इलेक्शन कराना होता है, और इस चक्कर में फिर वो साइकिल साइमल्टेनियस इलेक्शन का टूट जाता है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है?
तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए लाया जा सकता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो दुनिया के कई देशों में है, जर्मनी में, स्पेन, हंगरी, इजराइल में। हमारे देश में तो सिर्फ है कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन देशों में है कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन के हिसाब से कैसा है कि ऑपोजिशन पार्टी को पहले तो ये मोशन ला करके साबित करना होगा कि रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं है। उसके साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी को ये भी साबित करना होगा कि इस ऑपोजिशन पार्टी के पास मेजॉरिटी का सपोर्ट है। तो मतलब आपको सामने वाली सरकार गिरानी है और साथ साथ अपनी सरकार बनानी है। आपको साबित करना है, अगर आप अपोजिशन में है, कि रूलिंग पार्टी के पास सपोर्ट नहीं है और मेरे पास है, तभी जाकर के ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। और इससे फायदा क्या होगा कि ऑपोजिशन पार्टी ने अगर ये कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो सामने रूलिंग पार्टी को रिजाइन करना होगा और ऑपोजिशन पार्टी अब रूलिंग में आएगी। और इसमें होगा क्या कि प्री मैच्योर डिसॉल्यूशन नहीं होगा, और जब प्री मैच्योर डिसॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर वो साइकिल नहीं टूटेगा। तो इसी कारण से कहा जाता है कि ये जो हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये इम्प्रैक्टिकल है। इसको प्रैक्टिकल तभी बनाया जा सकता है जब हम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को बदल करके कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के आए। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about Sagar Araksha 2. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए 19-20 मई के आसपास, मतलब समझिए कि अभी से 2 वीक पहले, श्रीलंका का ये जो कोलंबो पोर्ट है जो उनका वेस्टर्न साइड में है, कोलंबो पोर्ट, वहाँ से एक शिप चला। शिप का नाम था MV एक्सप्रेस पर्ल, जो कोलंबो पोर्ट से चला। थोड़ी दूर आगे जाकर के एक्सीडेंट हो गया, इसमें आग लग गई और आग लगने के कारण फिर इस एरिया में बहुत सारा केमिकल लीक होने लगा, क्योंकि इस शिप के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स भी थे। और इन केमिकल लीक होने के कारण आसपास का इन्वायरमेंट डैमेज होने लगा। इन्वायरमेंट डैमेज होने के कारण मछलियाँ मरने लगीं इस एरिया में। तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गई श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के पास। और फिर इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया। इंडिया की जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने श्रीलंकन नेवी के साथ मिल करके एक मिशन चलाया, मिशन सागर आरक्षा 2, जिसका पर्पस ही है कि ये जो फायर लगा हुआ है इस वेसल के ऊपर, MV एक्सप्रेस पर्ल वेसल के ऊपर, इस आग को बुझाएं और जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हद तक कम किया जा सके। So that is the purpose of this mission Sagar Araksha 2 that is being jointly run by Indian Coast Guard along with Sri Lankan naval ships. अब ये तो छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन हो सकता है आपसे डायरेक्टली पीटी में पूछ ले कि सागर आरक्षा 2 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। 4 इवेंट दे सकता है कि सुनामी इन साउथ चाइना सी कोस्ट, बर्निंग ऑफ वेसल इन श्रीलंका, या फिर स्टिकिंग ऑफ शिप इन रेड सी, ऐसा कुछ, या सुएज कनाल भी न्यूज़ में था, आपको याद होगा। तो कुछ भी इस तरह का पीटी में तो ऑप्शन दे सकता है, वो तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे कि श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के पास में सागर आरक्षा 2 मिशन लॉन्च किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने। उसके अलावा मेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंस में डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि सागर आरक्षा 2 है क्या, लेकिन कभी इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पे सवाल आ जाए तो आप इसका जिक्र कर सकते हो कि इंडिया ने हाल फिलहाल में ये मिशन लॉन्च किया था श्रीलंका को सेव करने के लिए, श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा सागर मिशन, आपको सब पता है सागर, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है, क्लास में पढ़ाया कई दफ़ा। सागर जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, स्टार्टेड इन 2015, जिसका पर्पस ये है कि इंडिया जो बाकी इंडियन ओशन कंट्रीज हैं उसके साथ कोऑपरेट करे। तो सागर मिशन पे अब कभी जब सवाल आ जाए तो डायरेक्टली आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि सागर आरक्षा 2 चलाया था इंडिया ने हाल फिलहाल में। तो जो सागर मिशन हमने 2015 में चलाया था, जिसमें हमारा कमिटमेंट था कि अगर इंडियन ओशन के अंदर कोई भी दिक्कत होती है तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्ड, तो उसी कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए देखिए हमने कैसे सागर आरक्षा 2 मिशन चलाया श्रीलंका के लिए, जब उसके कोलंबो पोर्ट के पास एक वेसल शिप में आग लग गई थी। तो इस तरीके से आप करंट एग्जाम्पल्स को कोट करते हैं ना अपने आंसर्स में, तो आपको बेहतर मार्क्स मिलते हैं। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about stars in the universe counted, and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view.
तो देखिए नंबर ऑफ स्टार्स, कितने स्टार्स हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में, इसको जानने के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं और उन्होंने एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया, एक रफ एस्टिमेट लगाया है कि हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं। तो किस तरह से अंदाज़ा लगाया है वो ज़रा समझिए। देखिए हमारे जो भी साइंटिस्ट्स हैं उनके हिसाब से, खासकर नासा का ये एस्टिमेशन है कि पूरे दुनिया भर में देयर आर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, पूरे दुनिया भर में देयर आर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सी के अंदर देयर आर अबाउट 100 मिलियन स्टार्स। तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन स्टार्स हैं। तो इस हिसाब से पूरे दुनिया भर में देयर विल बी अबाउट 100 क्विंटिलियन स्टार्स, मतलब 10⁻21 स्टार्स होंगे। इतना ज़्यादा स्टार्स हैं पूरे दुनिया भर में, इतने सारे स्टार्स हैं पूरे दुनिया भर में कि अगर हमारे धरती के ऊपर एक एक सैंड ग्रेन को लिया जाए, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जितना हमारे धरती पे सैंड ग्रेन्स है ना, छोटे छोटे दाने हैं ना, कंकर है ना हमारे धरती पे, हर एक उसके 10 गुना नंबर्स ऑफ स्टार्स हैं पूरे दुनिया भर में अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेशन। तो जितने कंकर हैं हमारे धरती के ऊपर, पूरे धरती के ऊपर, उससे 10 गुना तो पूरे दुनिया भर में स्टार्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टार्स, तो टोटल 100 क्विंटिलियन स्टार्स। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ना, इस मॉडल में एक 2 दिक्कतें हैं कुछ। सबसे पहला तो एक देखो, ये एक्यूरेट फिगर तो है नहीं, लेकिन एक्यूरेट स्टार्स को काउंट करना संभव भी नहीं है अभी तक, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उस हिसाब से एक्यूरेट स्टार्स तो हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक जो एजम्पशन लिया गया है वो एजम्पशन गलत हो सकता है। तो क्या है वो एजम्पशन? तो इस पूरे तरीके में, स्टार कैलकुलेट करने के तरीके में एक एजम्पशन है कि जितने भी स्टार्स हैं पूरे यूनिवर्स में, सारे के सारे स्टार्स किसी ना किसी गैलेक्सी के अंदर हैं। द कैलकुलेशन एज्यूम्स दैट ऑल स्टार्स आर इनसाइड गैलेक्सीज एंड विच माइट नॉट बी ट्रू। कुछ स्टार्स ऐसे भी हो सकते हैं जो गैलेक्सीज से बाहर हों, यानी कि देयर माइट बी सम एक्स्ट्रा गैलेक्टिक स्टार्स टू। और फिर इसी चीज़ को जानने के लिए कि क्या दुनिया में कोई गैलेक्सी इसके बाहर भी ऐसा स्टार है जो स्टैंड अलोन स्टार है, अगर ये है तो फिर ये एस्टिमेशन गलत हो जाएगा। तो फिर इससे भी ज़्यादा स्टार्स होंगे, जितना हमने कैलकुलेट किया उससे भी ज़्यादा स्टार्स होंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए नासा ने एक रॉकेट लॉन्च किया है। इनफैक्ट ये रॉकेट कल लॉन्च होगा, जून 6 को लॉन्च होगा। इस रॉकेट के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है साइबर 2 इंस्ट्रूमेंट। और ये साइबर 2 इंस्ट्रूमेंट है, इसका मेन काम यही होगा कि ये डिटेक्ट करे एक्स्ट्रा गैलेक्टिक स्टार्स, कि क्या पूरे दुनिया भर में यूनिवर्स के बाहर भी कोई स्टार्स हैं। दैट विल बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस साइबर 2 इंस्ट्रूमेंट दैट इज माउंटेड ऑन द रॉकेट that will be launched tomorrow. It will help in understanding if there are stars outside galaxies, and in that case अगर ये साबित हो जाता है तो in that case जितना अभी तक हमने stars count किया है that will be under counting. Of course ये भी अभी जो नया estimation होगा वो that is also a rough estimation. It is not an exact calculation of stars in universe. Exact calculation of stars in universe करना संभव नहीं है. Please attempt this question based on this particular topic. Next article is taken from economy segment. It is about monetary policy review. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. So monetary policy review क्या होती है ये तो आप जानते ही होंगे, हर 2 महीने पे एक बार होती है। और जब जब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है मैं इसको न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करता हूँ, तो थोड़ा बैकग्राउंड भी बताता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करने के लिए एक कमेटी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2016 अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट ऑफ 1935। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें टोटल 6 लोग होते हैं। RBI के गवर्नर होते हैं जो इसके चेयरमैन होते हैं, उसके अलावा RBI के एक डिप्टी गवर्नर और RBI के एक ऑफिसर होते हैं। तो ये 3 लोग तो RBI साइड से होकर, 3 लोग जो होते हैं वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। टोटल 6 लोग मिलकर के भारत की जो इकोनॉमी है उसकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं। मैं मान करके चल रहा हूँ
कि आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये दोनों पॉलिसीज़ कैसे काम करती है। दीज आर बेसिक इकोनॉमिक्स, यहाँ करंट अफेयर्स में हम इसको कवर नहीं कर सकते। तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो तो सरकार बनाती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई बनाती है, और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उसको हर 2 महीने पर रिव्यू किया जाता है कि सब ठीक तो है, अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसको चेंज किया जाता है। तो ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू का। और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, जो 6 लोगों की कमेटी है। उसमें 3 लोग आरबीआई से हैं और 3 लोग सरकार की तरफ से हैं। 2016 से पहले ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है दैट वाज डन अलोन बाय द आरबीआई गवर्नर। इन 2016 के बाद इस आरबीआई एक्ट 1935 में अमेंडमेंट करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दिया गया, और अब टोटल 6 लोग मिल करके, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं वो मिल करके अब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करते हैं। और यहाँ पे जो फैसला होता है वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से होता है। लेकिन अगर टाई हो गया कि मान लीजिए 3 लोग कह रहे हैं कुछ और बाकी के 3 लोग कुछ और कह रहे हैं, उस केस में आरबीआई गवर्नर की बात जो होगी वो मानी जाएगी। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने हाल फिलहाल में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया है द डे बिफोर यस्टरडे। इनफैक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है। तो 7 अप्रैल को आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुई थी, उस टाइम में भी मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था। अब हाल फिलहाल में 3 या 4 जून को फिर से मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में इन्होंने जो फैसला लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट रेट्स, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो या बैंक रेट हो, वो बदलेगा नहीं। अब रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। रेपो रेट जिस पे बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से फॉर शॉर्ट टर्म बाय पुटिंग सम जीसेक एज गारंटी, उस पर रीपर्चेज ऑब्लिगेशन का वो स्टैंप लगा के देते हैं। रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे आरबीआई लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक से ऑन रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, यानी कि एक सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करता है। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। सो ये 3 इंपॉर्टेंट रेट्स माने जाते हैं मैक्रो इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी के, और तीनों के तीनों रेट जो 7 अप्रैल को थे लास्ट टाइम, उन तीनों को एज इट इज़ कंटिन्यू किया है आरबीआई ने बिना बदले हुए। तो दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू दिस टाइम, मतलब रेट्स हैव नॉट बीन चेंज्ड। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई ने इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को लेकर के भी प्रोजेक्शन किया है, और आरबीआई ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है दैट विल बी समवेयर क्लोज टू 9.5% फॉर द फिस्कल ईयर 2021-22, जबकि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रहेगी 10.5%। तो यहाँ पे चेंज लाया है। तो आखिर ये चेंज क्यों लाया गया है? वाई ग्रोथ रेट हैज़ बीन स्लैश्ड, क्यों हमारी ग्रोथ रेट को कम किया गया है? ये कारण काफ़ी ऑब्वियस है। जब पिछले बार आया था 7 अप्रैल को रिव्यू किया गया था, उस टाइम तक सेकेंड वेव कोविड का आया नहीं था। पिछले 2 महीनों में सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 हैज़ बीन देयर इन आवर कंट्री, और जिस कारण से हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, खासकर अर्बन डिमांड, वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई है, जिस कारण से इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा जा सकता है। फिर आरबीआई ने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी काफ़ी स्लो तरीके से चल रहा है, और इस बार के कोविड-19 के स्प्रेड में जो सेकेंड वेव है, इसमें एक और प्रॉब्लम वाली बात हो रही है कि रूरल एरियाज़ में भी फैल रहा है, जो रूरल एरियाज में पिछले बार नहीं फैला था, और इसी कारण से एग्रीकल्चर ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया था लास्ट टाइम फर्स्ट वेव में, और जिस कारण से इकोनॉमी को काफ़ी मदद मिली थी। लेकिन इस बार रूरल एरियाज़ में भी फैल रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और उसके अलावा कई सारे नए एसोसिएटेड इशूज़ निकल के आ रहे हैं, जैसे ब्लैक फंगस वगैरह, जिसके लिए हमारी हेल्थ स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जिस कारण से आरबीआई ने हमारी ग्रोथ रेट को, जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था 10.5%, उसको घटा करके 9.5% किया है। लेकिन आपके मन में नेचुरल सवाल उठना चाहिए कि बस 1% ही क्यों घटाया, क्योंकि सेकेंड वेव तो काफ़ी खतरनाक था और हमें लगता है कि इकोनॉमी को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो इसके पीछे भी कारण है। आरबीआई ने कहा है कि कई सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिसका फ़ायदा हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल का जो मानसून है वो नॉर्मल रहने वाला है, तो एग्रीकल्चर में थोड़ा बूस्ट देखा जा सकता है। उसके अलावा अब जब 1.5 साल से ये कोविड का पैंडेमिक चल ही रहा है और लॉकडाउन्स मोर और लेस चल रहे हैं या रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं, तो इस कारण से जो हमारे बिजनेस हाउसेस हैं या कॉरपोरेट्स हैं, दे हैव अडॉप्टेड कोविड कॉम्पैटिबल ऑपरेशनल मॉडल्स, कि कैसे वर्क फ्रॉम होम करना है, कैसे सारे काम करने हैं, वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री सीख गई हैं और इसका फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना फर्स्ट वेव में हुआ था। अब हम लोग रेडी हैं
और इस कारण से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि फर्स्ट वेव में तो पूरी दुनिया बंद थी, इस कारण से इंडियन इकोनॉमी में भी स्लो डाउन था, ग्लोबल इकोनॉमी में भी स्लो डाउन था। लेकिन इस सेकेंड वाले केस में ग्लोबल इकोनॉमी में एक रिकवरी फेज देखा जा सकता है, और जिस कारण से इंडिया के एक्सपोर्ट में बूस्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को कम से कम फॉरेन मार्केट तो है एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड दैट वे इंडियन इकोनॉमी इज नॉट एट ह्यूज लॉस बिकॉज ऑफ सेकेंड wave. The next article is taken from Assam segment. It is about pollution of Bharalu river. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए इस आर्टिकल का बैकग्राउंड क्या है। ये आर्टिकल छपा है ऑन टुडे दिस आर्टिकल हैज़ बीन पब्लिश्ड विथ ए स्पेशल पर्पस। आज का दिन यानी कि 5 जून ये पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह मनाया जाता है, और 2021 इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसका थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, और पाकिस्तान विल बी द ग्लोबल होस्ट फॉर द डे इंटरनेशनली। और आज के दिन से यानी कि 2021 के 5 जून से ही अब एक डिकेड शुरू हो रहा है, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया है, जिसका पर्पस है कि पूरे दुनिया भर में इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाए। तो ये सब बेसिक बातें हो गई इन्वायरमेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर के, दैट इज ऑन 5 जून, दैट इज टुडे। लेकिन इस आर्टिकल में फिर फोकस किया गया है कि एक तरफ पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, एनवायरनमेंट इकोसिस्टम को रिस्टोर करने पे फोकस किया जा रहा है, और हमारा जो स्टेट है आसाम और खासकर उसकी जो सिटी है गुवाहाटी, वहाँ पे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए उन्होंने ये फोटो भी दिया, देखिए फर्स्ट पेज पे ही दिया कि हाउ ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक्स, जिसको हरीला भी कहते हैं, ये किस तरह से बोरा गांव के गार्बेज डंपिंग साइट पे किस तरह से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे आर हैविंग एन असेंबली। ठीक है, तो ये नॉर्मल साइट होता जा रहा है हमारे सिटी के अंदर, ये हर आपको थोड़े थोड़े दूरों पे इस तरह का गार्बेज मिलता जा रहा है, यानी कि पुअर अर्बन प्लानिंग, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट के एग्जांपल्स हैं ये सब। और हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम जल्दी से डिग्रेड हो रहा है। तो एक तो ये एग्जाम्पल, एक तो ये फोटो दिया उन्होंने, और एक प्रॉपर केस स्टडी दी है। तो कभी भी इकोसिस्टम डिग्रेडेशन पे सवाल आ जाए तो आप एपीएससी में खासकर देखिए, यूपीएससी में तो नहीं चलेगा, यूपीएससी में तो और भी कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन एपीएससी में आप ये एग्जाम्पल जरूर लिखोगे केस स्टडी में, इन ऑर्डर टू एग्जिबिट डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम अराउंड गुवाहाटी और इनफैक्ट इनसाइड असम। तो भरालू रिवर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। भरालू रिवर आप देखिए, नाम की रिवर रह गई है, लेकिन ये किसी नाले से ज़्यादा और ये बेहतर है नहीं। भरालू रिवर इज नथिंग मोर देन अ नाला और अ ड्रेन इन आर सिटी। There are more than 300 small or large drains that open directly into Bharalu River. In many areas, the outlet of latrines directly open into Bharalu River. ये सब प्रॉब्लम्स देखिए तो क्या हालत हो रखी है भरालू रिवर की। और अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात की जाए बीओडी की, तो भरालू रिवर की बीओडी है 52 मिलीग्राम्स पर लीटर, जबकि किसी भी वाटर के लिए परमिसिबल लिमिट होता है 3 मिलीग्राम्स पर लीटर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मैं ब्रीफली बता देता हूँ यहाँ पे कि देखिए, जो भी कचरा होता है ना, उस कचरे को डिग्रेड करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो अगर कचरा ज़्यादा है तो उन कचरों को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। तो जिस वाटर का बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो गया, मतलब समझिए कि वो पानी गंदा ज़्यादा है। अगर बीओडी कम है, अगर मान लीजिए बिल्कुल भी कचरा नहीं है, तो यानी कि उसको बैक्टीरिया चाहिए ही नहीं पानी, उसको कचरे को डिग्रेड कराने के लिए। तो जहाँ का 0 बीओडी हो गया, मतलब समझिए कि कोई कचरा नहीं है। जितना बीओडी बढ़ता जाए, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कौन डिमांड कर रहा है वो ऑक्सीजन? बैक्टीरिया, जिनको चाहिए वो ऑक्सीजन, ताकि वो जो डंप्स हैं उनको डिग्रेड कर सके। तो जितना ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा आप समझिए कि कचरा है, गंदगी है। और आप समझिए कि 3 मिलीग्राम्स पर लीटर बीओडी अलाउड है किसी नॉर्मल रिवर के लिए, मतलब सेफ माना जाता है। और हमारे यहाँ भरालू पे 52 मिलीग्राम्स पर लीटर बीओडी का लेवल पहुँच चुका है। देखिए, बीओडी मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया आपको, बीओडी वैसे पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर ब्रीफली बता दिया है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था। और लेकिन अगर आपको समझ आया तो मुझे बताइए कि हाँ आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बीओडी को थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा अगले न्यूज़पेपर एनालिसिस में, एग्जांपल्स के साथ दे दूंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं कि आपको बीओडी का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। लेकिन कम से कम ये फैक्ट याद रखना कि चाहिए था 3 मिलीग्राम पर लीटर, है कितना? 52 मिलीग्राम पर लीटर। और यही सब कारणों से भरालू रिवर को बचाने के लिए जो आसपास के लोकल सिटीजन्स उन्होंने कैंपेन चलाया है, सेव भरालू कैंपेन। और अब ज़रूरत है कि असम सरकार, खासकर गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या आसपास के लोग और ज़्यादा इस कैंपेन को सपोर्ट करें।
In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 266 to 270. Topic number 266 is about Atal Bhujal Yojana. It is a central sector scheme of the Ministry of Jal Shakti to improve ground water management through community participation. ये स्कीम जो है हमारे देश के 7 स्टेट्स में चलाया जा रहा है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. सब याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखो ये स्कीम पूरे इंडिया भर में नहीं चलाया जा रहा है, सेलेक्टेड स्टेट्स में चलाया जा रहा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 266. टॉपिक नंबर 267 इज अबाउट सफर इंडेक्स. सफर का फुल फॉर्म ही है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर forecasting and research. It is a national initiative introduced by Ministry of Earth Sciences in order to measure air quality in metropolitan city. It has been developed by IITM, that is Institute of Tropical Meteorology Pune, and is operationalized by IMD, that is Indian Meteorological Department. इसके अंदर होता क्या है कि ट्रू कलर, जाइंट ट्रू कलर LED डिस्प्ले लगा करके हर शहर के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है, जिसमें अलग अलग पॉल्यूटेंट्स का लेवल डिस्प्ले किया जाता है. कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं यहाँ पे दिखाए जाते हैं इन सफर इंडेक्स. पॉल्यूटेंट 2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, benzene, toluene, xylene and mercury. Please attempt this question based on topic number 267. Topic number 268 is about National Supercomputing Mission. So this year is an important year 2020-21 for National Supercomputing Mission, क्योंकि अगले साल by 2022 National Supercomputing Mission पूरा होने वाला है. It started in 2015, जिसमें हमारा पर्पस था कि हमारे देश में हम सुपर कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए टू सपोर्ट आवर अकेडमिशियंस, रिसर्चर्स एंड MSME. इसमें टारगेट क्या था कि वी विल डेवलप ए नेटवर्क ऑफ सुपर कंप्यूटर्स ranging from few teraflops to 100 of the teraflops and 3 systems with greater than 3 petaflops. तो 3 ऐसे सिस्टम कम से कम बनाए जिसकी कैपेसिटी 3 पेटाफ्लॉप से भी ज़्यादा हो. अदरवाइज बाकी सब सुपर कंप्यूटर्स कुछ टेराफ्लॉप्स में उनकी कैपेसिटी हो. ये ऑब्जेक्टिव था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का. याद रखना 3 पेटाफ्लॉप्स हाईएस्ट, इससे ज़्यादा बनाने का हमने प्लान नहीं किया है. Please attempt this question based on topic number 268. Topic number 269 is about Electronic Development Fund. It is part of Digital India campaign in order to develop electronic system design and manufacturing sector in India in order to achieve net zero import by 2020. तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमें ओवरऑल इंपोर्ट ना करना पड़े, ये पर्पस है इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड का. It is set up as a fund of funds to provide risk capital to companies developing new technologies in the areas of technology, nanoelectronics and information technology. Can Bank, which is a subsidiary of Canara Bank, is the fund manager of this electronic development fund. Please attempt this question based on topic number 269. Topic number 270 is about Unnat Bharat Abhiyan. So this is a program of Ministry of Education. Under it 688 institution, जिसमें से 426 टेक्निकल हैं, 262 नॉन टेक्निकल हैं, ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री हैव बीन अडॉप्टेड. टोटल 3555 विलेज. अगर सरल शब्दों में बोलें तो देश के कुछ इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, जैसे IITs को या कोई प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी अगर अच्छा हो, VIT वगैरह, उनको बोला गया है कि आप आसपास के विलेजेस को अडॉप्ट कीजिए और उन विलेजेस के अंदर जो भी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए तरीके डेवलप कीजिए. यह है उन्नत भारत अभियान. इसमें टोटल 688 इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक हैं. IIT दिल्ली को बनाया गया है एज ए नोडल एजेंसी for coordinating the implementation of this program. Please attempt this question based on topic number 270. This is the answer of question number 261 to 265 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने practice question दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following is not a component of sustainable development goal? Correct answer is option D, nuclear non-proliferation. Which amongst the following is not an ex officio member of National Human Rights Commission? The correct answer is option D, National Commission for Backward Classes. Venus is the hottest planet in our solar system because it is closest to the sun. This is wrong. First statement is right, but the second is wrong because Mercury is the closest to the sun. So the correct answer is option C. Option D, Da Vinci and Veritas are probe mission to Venus. So the correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.